स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय नियोजन की विफलताएं। सुनिए, इसमें लगभग 60 वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई है वह अपर्याप्त है, क्योंकि योजना में संबंधित क्षेत्र के लिए विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके सापेक्षिक रूप से प्रगति की रफ्तार धीमी है। इन योजनाओं की असफलताएं निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट, स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में धीमी प्रगति। सुनिए, इसमें आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को तीव्र गति से बढ़ाना रहा है। यद्यपि योजना काल में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, परंतु वृद्धि की दर बहुत धीमी रही है। हमारी आय पहले ही निम्न स्तर की है और उस पर यदि धीमी गति से ही वृद्धि हो तो सामान्य स्थिति में किसी प्रकार की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। नंबर सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। आर्थिक नियोजन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य देश की बढ़ती श्रम शक्ति को लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, किंतु नियोजना के 60 वर्षों में रोजगार के अवसरों में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। नंबर थर्ड, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। आर्थिक विषमता में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन का तीसरा प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विषमता को कम करना था, परंतु हमारी विकास योजनाओं में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण तथा विषमताओं में वृद्धि हुई है। एक अधिकार की जांच आयोग डॉक्टर आर के हजारी रिपोर्ट तथा अनुसंधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में धन एवं संपत्ति विकेंद्रीकरण बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में बढ़ा है व क्षेत्रीय विषमताओं में भी वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप से निर्धन अधिक निर्धन हुआ है तथा धनी अधिक धनी। अन्य शब्दों में विभिन्न योजनाओं में अपनाए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में आय की मात्रा में वृद्धि तो हुई, किंतु इसका समान बंटवारा नहीं हुआ। अतः देश में गरीबी का विस्तार हुआ है। नंबर फोर्थ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक नियोजन का एक अन्य उद्देश्य स्थिरता के साथ साथ विकास करना था, किंतु कीमतों को निर्धारित करने में हम असमर्थ रहे हैं। नंबर फिफ्थ, फेलियर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में असफलता। यद्यपि नियोजन काल में कृषि क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन इन समस्याओं का निदान नहीं किया गया है, जैसे कृषि पर जनसंख्या के दबाव की अधिकता, कृषि का मानसून पर निर्भर रहना, अदृश्य बेरोजगारी की पर्याप्तता, कृषि के यंत्रीकरण का पिछड़ापन, सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, रासायनिक खाद एवं नवीन पद्धति का अभाव आदि। नंबर 6, फेलियर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र में विषमताएं। औद्योगिक प्रोग्राम की उपलब्धियों का अल्पानुमान किए बिना यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक उन्नति का अधिकतम भाग मिथ्या है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं।
औद्योगिकरण की क्रिया के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने के क्षेत्र में तीव्र विस्तार हुआ है और इसकी तुलना में छोटे तथा मध्यम क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। औद्योगिकरण की क्रिया के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या के समाधान में विशेष सहायता नहीं मिली है। बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा सरकार की लाइसेंस नीति को अपने देश में इस तरह मोड़ा गया है कि वे लाइसेंस सामर्थ्य का पूर्वाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। नियोजन में उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा विलासिता की वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं की लागत पर नियंत्रण पाने में असफलता मिली है। देश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। नंबर 7 आता है फेलियर इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इनके साधन संग्रह के क्षेत्र में विषमताएं। योजनाओं में साधन संग्रह के निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्तियों में काफ़ी अंतर पाया गया, जिससे प्रकट होता है कि इस दिशा में नियोजन में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं तो वास्तविक प्राप्तियां लक्ष्यों से बहुत कम रही हैं और कहीं बहुत अधिक। अतः नियोजन की वित्तीय व्यवस्था काफ़ी त्रुटिपूर्ण रही है। विकास व उत्पादन के लक्ष्यों व उपलब्धियों के बीच भी अंतर पाया गया है। इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लक्ष्य का ठीक से निर्धारण न होना और दूसरा योजना के कार्यान्वयन में कमियों का रह जाना। नंबर 8 आता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, यानी कि विदेशी सहायता पर निर्भर। भारतीय आर्थिक नियोजन की विभिन्नता का एक कारण विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता ही है। पहली पंचवर्षीय योजना से 1998 से 99 के अंत में $93,531 मिलियन की विदेशी सहायता का उपभोग भारत ने किया है, जिससे ऋण एवं ब्याज के भुगतान का भार बहुत बढ़ गया है। समय समय पर विदेशी सहायता रोक लिए जाने से देश के आर्थिक नियोजन में गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके फलस्वरूप योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। नंबर 9 आता है डिफेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसी, दोषपूर्ण नियंत्रण नीति, यानी कि योजना काल में सरकारी नियंत्रण की नीति दोषपूर्ण रही है। विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर लगाए गए नियंत्रण परस्पर असंबद्ध रहे हैं, जिसके फलस्वरूप नियंत्रण का भले ही एक क्षेत्र को लाभ हुआ है, परंतु अन्य क्षेत्रों को उससे हानि हुई। नंबर 10 आता है अदर फेलियर्स, यानी कि अन्य विफलताएं। कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, अकुशल प्रशासन, पूंजी निर्माण की धीमी गति, आर्थिक व सामाजिक संरचना का कम विकास। इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, नियोजन की उपलब्धियों के मूल्यांकन से निम्नलिखित 2 बातें स्पष्ट प्राप्त की हैं। नंबर 1 है भारत ने कृषि उद्योग, विदेशी व्यापार, मानवीय पूंजी निर्माण आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। नंबर 2, यद्यपि हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण और उत्साहजनक रही हैं, फिर भी इन्हें पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि नियोजन के
60 वर्षों के उपरांत भी आज देश में आर्थिक व सामाजिक असमानता, दरिद्रता व बेरोजगारी का बोलबाला है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के दौरान केवल सीमित असफलताएं प्राप्त हुई हैं, परंतु सही मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि हम उन कारणों की समीक्षा करें जिनके फलस्वरूप आर्थिक नियोजन के दौरान अर्थव्यवस्था को केवल सीमित असफलताएं प्राप्त हुई हैं। अब आता है हमारे सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स, यानी कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए सुझाव। इसमें सुनिए, योजनाओं को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, वाइड स्प्रेड मास पार्टिसिपेशन, यानी कि व्यापक जन सहयोग। योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जनता का सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि योजनाओं के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति का अंत किया जाए और योजनाओं की पूर्ण जानकारी देकर उसके लाभों से अवगत कराया जाए। बाकी का हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।